नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सर्कल। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की करेंगे और नीतीश कुमार के संकल्प की बात करेंगे। देखिए, जितना बवाल मचा है बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव दुबई में है और वे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को चीटर मीटर कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है मीटर लगेगा तो लगेगा। और जिलाधिकारियों से डीएम को कहा गया है कि इस मामले को लेकर स्मार्ट प्रीपेड को लेकर जितने कंफ्यूजन हैं, नीतीश कुमार मानते हैं कि यह जनता के हित में है। देखिए, नीतीश कुमार ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इसके पहले एक दिन पहले ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल क्लास टीचर की तरह, और वे बोलते ही चले गए। उन्होंने कहा 50 लाख मीटर, कोई परेशान नहीं, मुझसे मिलने आ रहे लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, घरों में लोग जागृत हो गए हैं। पहले जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा नहीं था, तो लोग बाथरूम में, लोग किचन में बस बल्ब जलता हुआ छोड़ देते थे, लेकिन अब पैसे पैसे बचा रहे। और विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया, कोई 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर को बीच में वापस लिया गया, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र से मुझे क्या मतलब। वे कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात करने लगे कि वे क्यों नहीं फ्री बिजली दे देते हैं। तो बिल्कुल टकराव की स्थिति हो गई है। आप देख ही रहे हैं कि विधायकगण स्मार्ट प्रीपेड मीटर को थप्पड़ मार रहे हैं। तो नीतीश कुमार, देखिए, इस उम्र में एक कठोर फैसला लिए हैं। उन्हें पता है कि चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, मतलब 12 महीने अब बचेंगे जब 1 अक्टूबर आएगा। ऐसे में नीतीश कुमार का यह फैसला और बिहार का जो सामाजिक गणित है, आर्थिक गणित है, लोगों के पास पैसे, देखिए विजेंद्र यादव ने कहा कि जब मोबाइल अधिक बिल नहीं बनाता है, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर कैसे अधिक बिल बना सकता है। जो चल रहा है वह ठीक चल रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शिकायतें हैं या शिकायतों के निपटारे में जो परेशानियां आ रही हैं, उसे दूर कीजिए। लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर नीतीश कुमार का संकल्प पूरा है और कह रहे हैं लगेगा लगेगा। तो नीतीश कुमार का यह फैसला, इसके सभी पहलू पर आप ध्यान देना चाहेंगे कि क्या होगा जनता के हित में, जनता का नुकसान, राजनीतिक नफा नुकसान। फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे लालू यादव के बारे में, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में उन्हें मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें दो लोगों की बातों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो नीतीश कुमार की बातों पर और फिर उनके जो मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उनकी बात पर। बल्कि विजेंद्र प्रसाद यादव की बात से ही शुरू करें, ज्यादा बेहतर है। जो उन्होंने कहा कि मोबाइल में प्रीपेड चलता है, मोबाइल में प्रीपेड की सेवा होती है, तो जब वो तेज नहीं चलता है, उसमें ज्यादा मीटर नहीं आता है, तो बिजली में कैसे आ जाएगा। अब देखिए, ये बहुत बेसिर पैर का तर्क है, बहुत बेसिर पैर का तर्क है। इस तरह के तर्क नहीं देने चाहिए। जब आप एक गंभीर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं और स्थिति स्पष्ट करने गए हैं, जब आपको बताना है कि जो चीजें विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है, तो आपको ठोस और तार्किक बातें करनी चाहिए। एकदम अतार्किक बात है। मतलब हम अगर ज्यादा हार्श शब्दों में कहें ज्ञानेश्वर जी, तो मूर्खता की हद तक अतार्किक बात है। मोबाइल कंपनियां जब प्रीपेड सर्विस देती हैं, तो उसमें 10 तरह की फैसिलिटी देती हैं। क्या पता है विजेंद्र प्रसाद यादव को कि मोबाइल कंपनी जब फ्री सर्विस देती है, मोबाइल की प्रीपेड सर्विस, तो उसमें कॉल फ्री होती है। आजकल कॉल फ्री होता है, ये पता है उनको। उसमें कॉल की सर्विस फ्री होती है। तो अपने स्मार्ट मीटर में भी कोई ऐसी सर्विस आप फ्री कर दीजिए कि भाई किचन में बल्ब जो जलेगा या बाथरूम में जो बल्ब जलेगा उसका बिल हम नहीं लेंगे, या रात में बिल जले, रात में जब आप बिजली जलाइएगा तो हम उसका बिल नहीं लेंगे। एक समय तक मोबाइल में ये सुविधा थी कि देर रात से फ्री हो जाता था, देर रात में डाटा का पैसा नहीं लगता था, या सिर्फ डाटा का पैसा दिया जा रहा है।
तो आप करिए कि अगर लग्जरी का इस्तेमाल करते हैं, लग्जरी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप एसी और दूसरे इक्विपमेंट चलाते हैं तो पैसा लेंगे, और जरूरी वाले इक्विपमेंट्स चलाते हैं तो हम पैसा नहीं लेंगे। तो ये कैसे कैसी कैसी अतार्किक बात है कि आप मोबाइल की सर्विस से जाकर के तुलना कर रहे हैं वहां बिजली के सर्विस की। हम लोग तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये मोबाइल की सर्विस नहीं है, बिल्कुल। ये बिजली की सर्विस मोबाइल की सर्विस नहीं है, ये इसेंशियल हम्म, सर्विस है। और ऐसा नहीं है कि एक घर में 4 मीटर लगे हुए हैं, 4 अलग-अलग लोगों के घर में 4 मीटर लगे हुए हैं कि किसी एक का मीटर, एक की बिजली कट गई तो बाकी लोग उसके दूसरे कमरे में जाकर के वो रह लिए। मोबाइल में तो ये सुविधा भी है कि 4 लोगों के जी। पास मोबाइल है, किसी एक का प्रीपेड खत्म हो गया तो बाकी लोगों से काम चल जाएगा। तो ये इस तरह की बातें मंत्री हैं बैठ करके थोड़ी समझदारी, वो समझदार मंत्रियों में गिने जाते हैं भाई इस सरकार में, तो उनको थोड़ी समझदारी की बात करनी चाहिए थी। ये तुलना सरासर गलत है, मोबाइल के साथ आप बिजली की तुलना नहीं कर सकते हैं। अब आइए, जो मंत्री ने संकल्प किया या नीतीश कुमार ने संकल्प किया कि हम लगा करके रहेंगे, ये संकल्प तो उस तरह का है जैसे कोई संकल्प करे कि हम पूरे प्रदेश को शिक्षित बना करके रहेंगे, या पूरे प्रदेश के बिल्कुल। लिए हर आदमी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा करके रहेंगे। इसमें क्या जनता का भला हो रहा है? आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, इसमें एक जनता की एक भलाई कोई बताए हमको, कोई भी व्यक्ति, कि इससे जनता का ये भला हो रहा है। इससे जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। इससे सरकार का भला होगा, मीटर सप्लाई करने वालों का भला होगा, जो कंपनियां लगा रही हैं उनका भला होगा। इससे जनता का क्या भला हो रहा है? जनता का कौन सा भला आपने कर दिया इसमें? ना आपने स्मार्ट मीटर से एक एक छोटी छोटी चीज की आप रीडिंग लेने लगे, उनका लोगों का बिल बढ़ गया, तो उसमें कहीं आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे। जो सब्सिडी बरसों से चली आ रही है, 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेकर के बैठे हुए हैं कि 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। इससे जनता को फायदा क्या हुआ? स्मार्ट मीटर अगर लोग लगवा लेंगे अपने घर में तो उससे उनको क्या फायदा हुआ? और आपके नीतीश कुमार ने और दूसरे लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा कि 2018 में हमने घर घर बिजली पहुंचा दी और अब 24 घंटे बिजली रहती है। तो अब आप जैसे नल से जल तो इसलिए अब स्मार्ट मीटर लगाएंगे। तो इसी तरह नहीं, से इसी मुद्दे पर हम आ जाते हैं अजीत जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उज्ज्वला गैस योजना, आपने देखिए सिलेंडर तो दे दिया गरीबों को, लेकिन फिर रिफिल कराने में किस तरीके की परेशानी हुई, तो घर घर बिजली आपने पहुंचा दी, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की कि लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, लोग पैसा कहां से लाएंगे, लोग समय पर पैसा कहां से लाएंगे। देखिए, बिहार में यह सबसे बड़ा संकट होता है, सरकारी महकमों में समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है और आप पहले पैसा लेने की बात कर रहे हैं। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वह बिहार से बाहर जाकर कमा रहे बेटा और पोता पर निर्भर हैं कि वे पैसा भेजेंगे तो घर का खर्चा चलेगा। और देखिए, विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं था और मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी पत्रकार ने यह सवाल नहीं पूछा कि आम जनता के घर में आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, तो फिर जो सरकारी बाबू हैं और जो मंत्री और विधायक हैं, उनके घर में स्मार्ट पोस्टपेड मीटर क्यों लग रहा है? ठीक बात है। तो उस पर भी आते हैं। पहले जो आपने बात जहां से शुरू किया, जब हम कह रहे थे कि आपने बिजली पहुंचा दी 2018 में, लेकिन उस बिजली की सेवा का इस्तेमाल हर व्यक्ति करे, क्या इसके लिए सक्षम बनाया है आपने उसको? बिहार के हर नागरिक को, जो आप 2 करोड़ घरों में कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, उन 2 करोड़ घरों को आपने इस लायक बनाया है क्या? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि 94 लाख, मतलब 1 करोड़ घर ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है। तो जिन घरों की आमदनी 6,000 रुपए से कम है, जिन 1 करोड़ घरों की, आधी आबादी का घर बता रहे हैं आपकी 1 करोड़ से 6,000 रुपए से कम की आमदनी है, और वो भी आमदनी अनियमित है, नियमित आमदनी का स्रोत नहीं है। 6,000 से कम तो कुछ भी हो सकता है ना, 6,000 से कम तो 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। तो 1,000, 2,000, 3,000 रुपए महीना कमाने वाले घरों में आपने बिजली लगा दिया, आपने उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वो उसका भुगतान करके आपकी बिजली की सेवा का लाभ ले सके। और अब आप उनके घर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंच गए कि तुम्हारे घर में बाकी चीजें हो या नहीं हो, चूल्हा जले या नहीं हो, तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फीस जाए या नहीं जाए, उसके कपड़े खरीदे जाए या नहीं खरीदे जाए, बिजली का बिल का भुगतान तुमसे हम ले लेंगे, पहले बांह मरोड़ के ले लेंगे। तो ये जनता का भला करने की बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई भाई? और आप कह रहे हैं कि जनता में कोई विरोध नहीं है। देखिए, ये इस तरह की, अच्छा पहले वो बात पूरी कर रहे जो आपने कहा कि उज्ज्वला योजना वाली बात आपने कही कि जिस तरह से रिफिल कराने में 80% सिलेंडर रिफिल नहीं हुए, रखे रह गए लोग, उस सिलेंडर के ऊपर ऐसी खाली पड़े रह गए सिलेंडर। उसी इस लॉजिक का अगर आप विस्तार करें, अब नीतीश कुमार हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप 10 साल, 2 साल, 4 साल में जब नल से जल पहुंच जाएगा तो हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दीजिएगा पानी का, और कहिएगा कि आप पानी इस्तेमाल करेंगे, इतना कर लिया, अब कट गया, नहीं तो पानी बंद हो जाएगा आपके घर में। तो इससे कि ये तो जनता का भला करने वाली स्कीम नहीं है ना। घर घर में पानी पहुंचा दीजिए, हर घर में बिजली पहुंचा दीजिए, तो बेसिक जरूरत है जो आपको करनी चाहिए।
तो इसका आप एहसान कर रहे हैं कि हमने बिजली पहुंचा दिया, पानी पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी बांह मरोड़ करके पैसा लेने का इंतजाम कर रहे हैं, जबकि और उसके अजीत जी, मैं पैसा देने अपने का सवाल नहीं। प्रारंभिक जीवन को देखता हूँ अजीत जी, मैं अपने प्रारंभिक जीवन को देखता हूँ, आप भी देखते होंगे जब हम लोगों ने कमाना शुरू किया, तो कई ऐसे महीने होते थे, जिनमें बिजली का बिल भरने को पैसा नहीं होता था। हाँ, तो ठीक यह बात है, समझा जाता था चलो इस बार छोड़ देते हैं, अगले महीने भर देंगे, अगले महीने ठीक बात अतिरिक्त है। मेहनत कर लेंगे, कहीं से बचत कर लेंगे, कहीं से कुछ और अर्जित करेंगे अतिरिक्त मेहनत से, तो अगले महीने भर देंगे। लेकिन अब देखिए इस समस्या का तो निपटारा हुआ नहीं। हुँ, बिहार में प्रति व्यक्ति आय या यूं कहें गरीबी रेखा, इस पर आपने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे कह दिया। तो हर घर बिजली, देखिए अब तो वही बात होगी कि अमीरों के घर में बिजली जलेगी और गरीबों के घर में अंधेरा आएगा। हाँ, वही अगर उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया और आपने काट दिया, उसको रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, वो अपने कहीं बाहर से पैसे आने का इंतज़ार कर रहा है, या जहाँ उसने मज़दूरी की है या जहाँ काम किया वहाँ से उसको पैसे मिलने का इंतज़ार है, तब तक तो वो अंधेरे में रहेगा। आपने तो जी, उसके हाथ से ये उपाय ही छीन लिया ना कि वो 10 दिन 20 दिन का समय है कि वो बंदोबस्त करके पैसे जमा कर दे और बिजली ना कटे उसकी। आपने तो ये बिल्कुल। रास्ता ही बंद कर दिया। जो हुँ, हम बार-बार, हम लोग 2 बार इसके पहले चर्चा की, हमने हर बार दिल्ली का मॉडल समझाया कि आप एक साइकिल में कैसे बिजली का बिल, एक साइकिल में हमने बिल नहीं भरा, जो आपने कहा कि नहीं है तो इस महीने नहीं भरा, अगले महीने हमने बिल जमा कर दिया कहीं से इंतजाम करके जी। पैसे का। तो इसमें हुँ, तो वो गुंजाइश बंद कर दिया आपने। मान लीजिए कि हुँ, बिजली का मीटर कुछ नेगेटिव भी जाता है, जैसे -100 रुपए हुँ, चले गए, तो -100 रुपए ही तो जाएगा, 200 जाएगा, उससे ज़्यादा तो माइनस में आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप बिजली काट दे रहे हैं उसके बाद। बिल्कुल। तो जो हुँ, जो मॉडल अपनाया हुआ है, जो पोस्टपेड का मॉडल है कि आप 1 महीने का बिल आया और हमको 20 दिन का समय मिला, हमने 20 दिन में इंतजाम करके अगर नहीं भरा, तो अगले साइकिल का बिल आएगा, बिल का कलर चेंज होकर के लाल रंग का हो जाएगा कि भाई आपने बिल नहीं जमा किया है। उस बार हुँ, जमा कर दीजिए, और नहीं तो और डिस्कनेक्शन फाइन भी नोटिस, लगेगा, हाँ, फाइन उसमें भी कुछ लगेगा। फाइन लगेगा कुछ, और वो जमा कर दीजिए, और नहीं तो तब जाकर के डिस्कनेक्शन नोटिस आता है, और उस हुँ, डिस्कनेक्शन नोटिस में भी एक समय मिलता है, उस समय के अंदर आपकी बिजली कटती है। तो ये तो एक तो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को क्यों नहीं आप आज़मा रहे हैं? हुँ, भाई आप, अब पहले वाली बात तो है नहीं कि बिजली का बिल किसी का 10,000 का बकाया हो जाएगा या 20,000 का बकाया हो जाएगा। आप 1 महीने की भी साइकिल अगर देते हैं, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 500 का बिल बकाया होगा, अगली बार आप ऑफ़िस में बैठे-बैठे उसका बिल काट दिया, अगर बिजली काट दीजिए अगर वो नहीं जमा करता है तो। ये तो अब सुविधा हो गई है ना, आप स्मार्ट मीटर लगाइए, उसका पोस्टपेड मीटर लगाइए, उस पोस्टपेड मीटर में तो आपको ये सुविधा है कि ऑफ़िस में बैठा हुआ बाबू वहीं से बिजली काट देगा। पहले बिल्कुल। होता था कि लोग बिजली काटने जाते थे तो गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, नहीं काटने देते थे, अब तो वो स्थिति है नहीं। अब तो आप जहाँ हुँ, बैठे हैं वहाँ से बिजली काट दीजिए, अगर 1 महीने का ज़्यादा हो जाता है तो। तो उस वो पोस्टपेड मीटर अपनाइए जो एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है। आप प्रीपेड में जा रहे हैं, जो कभी भी बिजली, पानी जैसे एसेंशियल सर्विसेज के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। आप उसमें प्रीपेड हुँ, मीटर नहीं लगा सकते हैं। वो भी बिहार जैसे स्टेट में कोई, जहाँ जो आप देखिए अभी बिजली पीसी मीटर का आंकड़ा, अगर बिहार सरकार का ही आंकड़ा देखिए आप, तो ये देखिए बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला इलाका है बिहार, सबसे कम शहरीकरण वाला इलाका है। जी, जहाँ हुँ, जहाँ शहर अभी भी 30% ही शहर होंगे, और मीटर भी देखिए, मीटर कितना लगा है, हम लोग तो अभी 30 लाख कह रहे थे पिछली बार चर्चा में, ये 50 लाख से ज़्यादा मीटर आप लगा चुके हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। हुँ, और उसमें लगभग 33 लाख मीटर आपने लगाया है ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में उसका आधा लगा है 17 लाख मीटर। इसका मतलब है कि 2 तिहाई इलाके ग्रामीण हैं अभी भी बिहार में। तो ग्रामीण बिल्कुल, इलाकों में लोगों की आमदनी का कोई साधन नहीं है। जो शहरी इलाके हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे शहर हैं, जहाँ लोगों के पास रोजगार है, और वहाँ लोगों को आप प्रीपेड मीटर लगा भी दीजिएगा तो वहाँ चल जाएगा, वहाँ लोगों के पास रेगुलर नियमित आय का साधन है। लेकिन जहाँ शहरी इलाका ही नहीं है, जहाँ 70% अभी भी ग्रामीण इलाका है, और उस इलाके में लोग छोटे-छोटे काम धंधों पर या कृषि आय पर निर्भर है, वहाँ आप प्रीपेड लगा करके तो उनका जीवन और मुश्किल कर रहे हैं। उनके जीवन को आप बेहतर थोड़े बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी की भलाई के लिए, हमने पहले भी सवाल पूछा कि कोई आदमी, चैलेंज है हमारा कि कोई आदमी आकर के, इस सरकार का कोई भी आदमी आकर के समझाए कि इसमें जनता का क्या भला है, इसमें बिल्कुल। इसमें आम आदमी का क्या भला हो रहा है। भाई आप बिजली पहले दे नहीं चुके थे। ना, मुझे तो ये लग रहा है अजीत जी कि गाँव में महाजन प्रथा को विस्तार मिल जाएगा, ₹500, होगा, ₹1000। देखिए अभी होगा। दुकानदार जो बिहार के शिक्षकों से बात कर लीजिए, बिहार के नगर निगम कर्मियों से बात कर लीजिए, बिहार के संविदा कर्मियों से बात कर लीजिए, वे हमेशा इस बात के लिए रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि समय पर वेतन नहीं मिल रहा। दुकानदार तो उधार दे देता है, एक तय समय सीमा तक, जो छोटे दुकानदार हैं वे भी उधार देते हैं।
और अब तो बिजली कटेगी जो एसेंशियल सर्विसेज है, हम्म, तब तो यही होगा ना गांव में कि 500 और 1000 रुपए का सूद लगाने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे। बन जाएगा तो अब ले ही रहे हैं। ऐसे भी गांव में ज्ञानेश्वर जी हम सुन के हैरान होते हैं कि 1000 रुपए आदमी सूद पर लेता है और उसका महीने 2 महीने में 1000 रुपए उसको सूद देने पड़ते हैं, ऊपर से 1000 रुपए लेता है, बिल्कुल 500 रुपए लेता है, छोटे बिल्कुल। छोटे कर्जे लेते हैं लोग और उस पर अंधाधुंध अनाप शनाप पैसा वसूला जाता है। तो वो हम्म, शुरू हो जाएगा फिर, चूंकि ये इसके बिना लोग रह नहीं सकते हैं। तो हम्म, इसकी जरूरत है, ये सरकार, इसमें कोई जनता का भला नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह का लॉजिक है जिस तरह का लॉजिक आजकल माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी देते हैं कि हमने सड़क बना दी सब हम्म, जगह, जहाँ 7 घंटा लगता था वहां आप 2 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन वहां पर चलने के लिए आप 400 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया टोल देना पड़ रहा है। तो उससे क्या फायदा हुआ? आपने जनता के पैसे से ही बनवा दिया और जनता के पैसे ही ऊपर से और पैसा अनाप शनाप वसूल रहे हैं। तो आपने हम्म, बिजली पहुंचाई तो जनता के पैसे से ही तो पहुंचाई, टैक्स पेयर के पैसे से ही तो पहुंचाया, तो कौन सा एहसान कर दिया बिजली पहुंचा कर? और कह रहे हैं कि 2005 के पहले की स्थिति देखिए बिजली की क्या स्थिति होती थी। अरे हम्म, 2005 में हम नहीं रह रहे ना, हम 2025 में रह रहे हैं। तो आप ये क्या 2005 की मिसाल इसमें भी दे रहे हैं बिजली के? उस समय सारे देश में बिजली की कमी थी, उस समय सारे देश में बिल्कुल। कम बिजली बनती थी, उस समय हम्म, पावर जनरेशन के दूसरे साधन नहीं आए थे, तब उस समय विंड पावर या हाइड्रो पावर या ये सोलर पावर का सिस्टम नहीं चला था, उस समय परमाणु एनर्जी, परमाणु ऊर्जा नहीं बननी शुरू हुई थी, तो बिजली की कमी थी। तो बिजली की कमी थी तो सब जगह बिजली की कमी थी, तो अब बिजली की कमी तो दूर हो गई है सारी दुनिया में, सारे देश में, सारी दुनिया में लगभग कमी दूर हो गई है। तो अब क्या 2005 पर बिजली का रोना रो रहे हैं? आप 2025 की बात करिए, आपने बिजली पहुंचाया है, कोई एहसान नहीं किया है। अब आप लोगों की खाल खींचने के उपाय में लगे हुए हैं, आप लोगों के शरीर में सिरिंज लगा करके खून खींच रहे हैं, उससे कोई और जनता का आपको भला लगता नहीं है होने। कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि सारे डीएम जो हैं वह जनता को समझाएं। डीएम साहब समझाना जानते हैं, वो हुक्म चलाना जानते हैं, हुकूमत। डंडा चलाना जानते हैं। हाँ, हाँ? और जब आरजेडी आंदोलन के रास्ते पर जा रहा है, तेजस्वी यादव ने चीटर मीटर कह दिया और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार लैंड सर्वे और ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर दोनों जेडीयू की मौत का कारण बनेगा। ऐसे में आप यह फैसला कर रहे हैं, चुनावी साल है, पता नहीं कौन-कौन लोग सलाहकार हो गए। कोई सलाहकार तो जरूर ऐसा है ज्ञानेश्वर जी आसपास जो डुबाने में लगा हुआ है, जिसका कोई हुँ, दूसरा मोटिव है, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो इस तरह के फैसले करा रहा है। और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इस फैसले पर अड़ जा रहा है। ये अड़ना नहीं, तो जिद है आपकी, आपने जिद कर ली कि हमने ये फैसला किया है तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस जिद का, लोकतंत्र में जिद नहीं चलती है, जन भावना हुँ, चलती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी मंशा सही भी होती है, आपने फैसला सही भी किया होता है, तो जन भावना के दबाव में आपको वो फैसला बदलना होता है। जन भावना महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में, नेता की जिद महत्वपूर्ण नहीं होती है। नेता, किसी एक नेता के विम्स एंड फैंसीज से लोकतंत्र या राज्य और देश का शासन नहीं चलता है। आपने जिद पकड़ लिया कि आप करेंगे, पूरे देश में, पूरी दुनिया, पूरे देश में भी, भारत में 1.25 करोड़ मीटर नहीं लगे हैं, आपने 50 लाख मीटर बिहार में लगा दिए, बिहार जैसे गरीब हुँ, और ग्रामीण इलाके वाले राज्य में। तो ये जिद ठीक नहीं है, जन भावना को समझना चाहिए। हो सकता है कि आप कह रहे हैं तो आपकी मंशा ठीक हो, हमको नहीं लग रहा है कि मंशा भी ठीक है, लेकिन हुँ, उसमें जो है, उस जन भावना का दबाव अगर है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो जिद छोड़ दीजिए। पहले आप लोगों को एजुकेट करिए, लोगों के की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करिए, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, अच्छी पढ़ाई, सस्ती और अच्छी पढ़ाई, सस्ता और अच्छा इलाज व्यवस्था करिए। उसके बाद आप इस लाइन, ये बाद की चीज है, ये दूसरे चरण की चीज है जिसमें आप चले गए, तीसरे चरण की चीज है, चले गए। और जो आपने कहा प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं या तेजस्वी यादव जो लेकर के चल रहे हैं, हमको इतिहास दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है ज्ञानेश्वर जी। हम उस इतिहास के साक्षी रहे हैं इसी दिल्ली में। जी, 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में बनाई थी, आम आदमी पार्टी, और उस हुँ, समय भी दिल्ली में बिजली का बड़ा संकट रहता था। संकट बड़ा का मतलब बिल्कुल, कि बिजली इतनी उपलब्धता नहीं थी, तो बिजली कटती भी थी। और उसी समय ये डिजिटल मीटर लगने शुरू हुए थे दिल्ली में, जिसका हुँ, अनाप शनाप बिल आता था, जो अभी बिहार में हो रहा है कि अनाप शनाप हुँ, बिल आ रहा है। और लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, लोग सड़क पर उतर के, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा पहले 600 बिल आता था महीने का, अब उतने का रिचार्ज हम हफ्ते में कराते हैं, 4 गुना बिल हो गया उसका, तो झूठ नहीं बोल रहा है वो। अगर उसको अपना फायदा हो रहा होता तो क्यों झूठ बोलेगा आकर के? वो स्थिति बिल्कुल, 2012 में हम दिल्ली में देखते थे कि मीटर अनाप शनाप, चूंकि जो एनालॉग मीटर थे, पुराने मैनुअल मीटर्स थे, वो बदल के डिजिटल मीटर लग रहे थे, जिनकी रीडिंग ज्यादा आ रही थी। और उसके बाद हुँ, प्राइवेट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया था। ये सब चीजें शुरू हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में। तो प्राइवेट कंपनी के आदमी बड़ी सख्ती करते थे, अपना वो मीटर का बिल ज्यादा आता था। और पहले जो सरकारी व्यवस्था थी, जो सरकारी डिस्कॉम था, उस समय बिजली नहीं कटती थी। मतलब बिजली कटने का जी, मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने का भी बिल बाकी है तो डिस्कनेक्शन नहीं होता था। लेकिन हुँ, प्राइवेट कंपनी ने डिस्कनेक्शन शुरू कर दिया था। तो इसी के खिलाफ पहला आंदोलन किया था अरविंद केजरीवाल ने।
जो उनका हम्म। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011 का अन्ना हजारे का था, वो अन्ना हजारे के नेतृत्व में था। अरविंद केजरीवाल हम्म। के नेतृत्व में पहला आंदोलन बिजली के खिलाफ हुआ था। और ये वो उन्होंने कहा कि जो बिजली का मीटर, जो बिजली का कनेक्शन काटा है कंपनियों ने, हम जोड़ेंगे जाकर के। तो उन्होंने घर घर जाकर के बिजली का मीटर जोड़ना शुरू कर दिया। जो कनेक्शन कटा था वो जोड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए उनके ऊपर कई केसेज हुए, कई मुकदमे हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जी। और फिर अरविंद केजरीवाल 25 या 26 मार्च को, या 20 मार्च को, 23 मार्च को 2013 में वो अनशन पर बैठे और 15-16 दिन अनशन किया था। हमको ध्यान है कि 6 अप्रैल 2013 को उनका अनशन खत्म कराया गया था, 15 दिन के अनशन के बाद। तो ये, और उसके 6 महीने के बाद चुनाव हुआ था दिल्ली में, और सबने देखा था कि 50 सीट वाली कांग्रेस 8 सीट पर आ गई थी और 0 सीट वाले अरविंद केजरीवाल 28 सीट जीते थे। और उसके बाद का तो बिल्कुल। इतिहास आपको पता है कि दिल्ली में क्या हुआ था। कांग्रेस खत्म हो गई तो आज तक खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का। तो ये वो पहला आंदोलन था अरविंद केजरीवाल का बिजली का, और डिस्कनेक्शन का, जहां डिस्कनेक्ट हुई थी, बिजली कटी थी, वो उन्होंने जोड़ना शुरू किया था। अब ये अच्छा काम है, अच्छा जन भावना को समझते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने एक अच्छा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है कि वो जाएंगे और वो मीटर हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। मीटर काटिए, डायरेक्ट लाइन करिए या पुराना मीटर लगाइए, इसका आंदोलन होगा। अगर सरकार सेंसिटिव है, जन भावना को समझती है, चुनावी नफा नुकसान का आकलन करती है, तो अभी डिसीजन करना चाहिए कि ये मीटर प्रीपेड नहीं रहेगा, पोस्ट पेड होगा। फिर देखिए कोई सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लोगों को तब मजा आएगा, लोग तब भी तो सारे बिल देंगे। अब जो विजेंद्र प्रसाद यादव कह रहे थे कि बिजली की बचत कर रहे हैं, तो इसको पोस्ट पेड कर दीजिएगा तो लोग बिजली की बचत नहीं करेंगे। अभी तो मीटर चल रहा है और रीडिंग आ रही है, और एक महीने के बाद देना ही देना है, नहीं तो बिजली कट जाएगी। जब ये मैसेज हो जाएगा तो लोग क्यों नहीं बिजली की बचत करेंगे? लोग ऐसा आदतन थोड़े बिजली की बर्बादी करनी है लोगों को। तो ये चीज, इसको पोस्टपेड में कर दीजिए, नहीं तो हमको इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है जो दिल्ली में हमने देखा था 2013 में। अरविंद केजरीवाल ने बिजली का आंदोलन किया था और लोग उनके पीछे खड़े हुए थे। आज अगर तेजस्वी यादव आंदोलन करते हैं तो लोग उनके पीछे खड़े होंगे। विजेंद्र यादव यह भी कह रहे थे, ऊर्जा मंत्री यह भी कह रहे थे कि देखिए आरजेडी की बात क्या करनी है। देखिए ये लोग तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की भी बात करते हैं, तो क्या आरजेडी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने का हक प्राप्त है? तो देखिए वही बात 2005 के पहले की बात दोहरा कर आरजेडी को आप घेरने की कोशिश अब भी कर रहे हैं, जबकि नेतृत्व अब लालू यादव के पास नहीं, तेजस्वी यादव के पास है। और तेजस्वी यादव आपकी ही सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और इन दोनों कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप आप तेजस्वी यादव पर नहीं लगा पाए हैं। देखिए जिस स्कैम में वे फंसे हुए हैं, वह भी उनकी गलती नहीं है, उनके पिता लालू यादव की गलती है कि उन्होंने जमीनें ली किसी से और पुत्र के नाम लिखवा दिया। तब तो तेजस्वी यादव की उम्र भी नहीं थी और मूछ भी नहीं आए थे। तो इस तरीके से आप घेर कर कोई फायदा प्राप्त करने वाले नहीं है। हाँ, ये क्या एकदम आपने सारी बातें ठीक कही, उसमें कोई लॉजिक नहीं इस बात का कि उस पर भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार नहीं है। जब भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार नहीं है उस पार्टी को, तो उस पार्टी के साथ आपने सरकार क्यों बनाई? उस पार्टी के साथ आपने 2 बार सरकार बनाई, आपने एक बार भी बना ली होती तो एक बार भी अगर बनाई होती तब भी उसके सारे दाग धुल गए। जब आपने 2015 में आरजेडी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ लिया, जब आपने 2015 में आरजेडी के साथ सरकार बना ली, तो इसका मतलब आरजेडी पर 2005 के पहले के जितने दाग थे सब धुल गए, या फिर आप उस दाग के बराबर के भागीदार हो गए। दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है कि आरजेडी पाक साफ हो गई या आप भी आरजेडी की तरह दागदार हो गए, अन्यथा आप उसके साथ कैसे सरकार बनाते? तो ये बात जो कही जा रही है कि उनको भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार नहीं, ये भी बहुत अतार्किक बात है और बेसिर पैर की बात है। अब वो बातें बीत गई 2005 के पहले वाली। तेजस्वी 2 बार नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। अगर लगा है तो बताएं। अभी हम लोगों ने इस बार देखा, जनवरी में जब गठबंधन बदल हुआ और जेडीयू बीजेपी ने फिर सरकार बनाई, तो हम लोगों ने सुना ना कि तेजस्वी यादव के मंत्रालयों की सारी फाइल निकलवाई जा रही है और सारी फाइल्स की जांच हो रही है। तो 9 महीने हो गए, तो बताए जेडीयू के नेता लोग उस फाइल में क्या निकला है। तेजस्वी यादव के मंत्रालयों की जांच कराई गई, अब उस जांच का क्या हुआ बताया जाना चाहिए ना जनता को। 9 महीने लग गए। हाँ, क्यों मुकदमे नहीं हुए? यदि भ्रष्टाचार हुए थे तो क्यों मुकदमे नहीं हुए? क्यों नहीं हुए हैं? और नहीं हुआ है तो कहिए कि नहीं हुआ, हमने जांच कराई और नहीं हुआ। आप उस नौजवान को क्लीन चिट दीजिए फिर, या तो आप ये भी नहीं कह रहे हैं। आपने फाइल मंगा ली और उसके बाद क्या किया उसमें किसी को पता नहीं। तो ये रोज जनता की आंख में धूल झोंकने वाला काम नहीं करना चाहिए कि नहीं। देखिए समस्या ये है ना जी, देखिए अब जन संवाद जेडीयू के भीतर खत्म हो गया, फीडबैक सिस्टम खत्म हो गया है। और देखिए हाँ, और देखिए तेजस्वी यादव भी दूर हैं, उनसे तो विधायकों को मिलने में भी परेशानी होती है। और देखिए वही जो तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर,
डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वकीलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, व्यवसायियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और हम तो दिल्ली में हैं, मैंने सुना कल पटना में सारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ उन्होंने संवाद किया, रात का भोजन किया। और आज सुबह जो बीट्स देखने वाले हैं, उनसे फीडबैक हासिल किया। तो देखिए, यदि आप फीडबैक हासिल नहीं करेंगे, आप एक अन्य मार्ग के भीतर रहेंगे और जो लोग बता देंगे, वही सुन लेंगे। तब तो बड़ी परेशानी। और फिर हम कहते हैं, अखबार में तो वही छपता है जो सरकार चाहती है, और यदि इसी खुशफहमी में जीना है, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। हो रही है मुश्किल। देखिए, आपने कहा ना जनसंवाद की जो बात थी, वो नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार लगाते थे। तो जी। उनके उनके सामने तमाम तरह की चीजें आ जाती थी। हर छोटी-बड़ी समस्या उस जनता दरबार में ज़ाहिर हो जाती थी। समाधान भले सबका नहीं हो पाए, लेकिन मुख्यमंत्री को एक सेंस हो जाता था कि इस समय बिहार में किस हिस्से में किस तरह की समस्या है। कहाँ जमीन के बिल्कुल। झगड़े चल रहे हैं, कहाँ रोजगार के झगड़े चल रहे हैं, कहाँ परिवार के झगड़े हैं, कहाँ पुलिस की कमजोरी है, ये सारी चीजें पता चल जाती थी और फर्स्ट हैंड पता चलती थी मुख्यमंत्री। हुँ। अब वो सिस्टम बंद हो गया। मुख्यमंत्री को अब फर्स्ट हैंड कोई भी सूचना नहीं मिल रही है। अब उनका सारा सोर्स सेकंड हैंड सूचनाओं पर है, उनकी सारी पॉलिसीज सेकंड हैंड सूचनाओं पर आधारित है। और सेकंड हैंड सूचना में कितनी मिलावट होती है, ये सबको पता है। अब कोई सेकंड हैंड सूचना दे रहा है, आकर के कोई अधिकारी आपको बता रहा है, तो वो कोई ऐसी बात आपको नहीं बताएगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े या आपको बुरा लगे, आपकी सरकार के खिलाफ कोई निगेटिव है, तो छिपा जाते हैं लोग। तो नहीं, सेकंड नहीं, हैंड अजीत जी, हमने हमने और आपने तो हर दौर देखा है, पिछले 30-40 वर्षों में। कभी आपने सुना है कि किसी डीजीपी ने कहा हो कि अपराध बढ़ा है? नहीं कहते आंकड़ों थे। से कैसे खेला जाता है, यह तो अधिकारी से बेहतर कोई जानता ही नहीं जानता है, और फिर वे ही बात समझा देते हैं। जब यह कहा जा रहा है कि 4000 समस्याएं आई, 3600 का हमने निपटारा कर दिया, अरे भाई, तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? क्यों है? ठीक बात है, देखिए, मैं क्यों? तो एक्स पर पोल करा रहा हूँ, लोग कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, लोग कह रहे हैं मीटर गलत बता रहा है। तो तमाम तरीके की समस्याएं हैं, और आप सुनने को तैयार नहीं है, आप फैसला सुना रहे हैं, हाँ, वही फैसला फैसला सुना सुना रहे हैं, अपनी जिद बता रहे हैं, जी। हमारी जिद है और हमने संकल्प कर लिया। तो आपके संकल्प, आपकी जिद जनता के मतलब लोक कल्याण वाली नहीं है। अगर होती तो ठीक है, आप अगर वैसा कोई संकल्प लेते कि हम भ्रष्टाचार मिटाकर दम लेंगे, क्यों विरोध करता कोई आदमी? आप कहते कि हम अशिक्षा मिटा करके रहेंगे, हम गरीबी मिटा करके रहेंगे, हमारा संकल्प है कि हम हर पंचायत में स्कूल खोल देंगे, हाई स्कूल खोल देंगे। आपने इस तरह का तो संकल्प लिया नहीं। आपका संकल्प है कि हर घर में मीटर लगा देंगे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा देंगे, और उसके पास जो भी पैसा है हम उसको मजबूर कर देंगे कि उसकी एकमात्र प्राथमिकता बिजली का बिल भरने की रहे, बाकी चीजों में वो कटौती करे, और बिजली का बिल भले टाइम से भरे, नहीं तो बिजली कट जाएगी। आप इसके लिए मजबूर कर रहे हैं बिहार की जनता को। और इस तरह के झूठे सच्चे आंकड़े जो आपने कहा, वो हमको जब आप कह रहे थे तो हमको एक कहावत ध्यान आ गई, जो जो बताते हैं कि झूठ 3 तरह का होता है ज्ञानेश्वर जी। एक जी। झूठ होता है, एक झूठ, एक सफेद झूठ और एक आंकड़े। हुँ, लाई, लाई, डैम लाई और स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल। तो हुँ, लाई लाई और डैम लाई, सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ होता है आंकड़ा। आप उस आंकड़े में उतना ही बताते हैं जितना आपको अच्छा लगता है, जितना आपके समर्थन में है। तो ये चीजें हो रही हैं वहां। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन पर आप कोई फर्स्ट हैंड नहीं, अच्छा आप सोचिए ना जी, आप सोचिए ना कि यदि आपने कह दिया ठीक है प्रीपेड, पैसा खत्म, बिजली खत्म, हाँ, बिजली कट गई। कल से प्राइवेट स्कूल वाले कहें कि यदि हाँ, पहले महीने का फी ये अभिभावक ने नहीं भरा, तो हम हाँ, नाम काट देंगे। बिल्कुल, हैं? क्या बिल्कुल, होगा? क्या वही होगा? तो। आप क्या कहेंगे कि नाम हाँ, काटा जा सकता है? या उसे मौका मिलना चाहिए? वही तो। तो ये तो इसको हाँ? इस लॉजिक, अगर इस सरकार ही ये लॉजिक कर रही, तो प्राइवेट कंपनी जो हाँ? आजकल चला रही है, इसी लॉजिक को आप एक्सटेंड करिए ना, कि अस्पताल में जाने के पहले सीरियस मरीज है और कहे कि पैसा जमा करिए, नहीं तो नहीं भर्ती करेंगे, एडवांस पैसा जमा हाँ? करिए और आपका पैसा खत्म बिल्कुल। हुआ तो मरीज को निकाल देंगे आईसीयू में से। अगर इस तरह का होने लगे, हुँ, आप इस लॉजिक का, ये तो इतना इलॉजिकल बातें हैं, इसका आप जितना विस्तार करिए, उतना ही इसकी मतलब इसकी मूर्खताएं जाहिर होती जाएंगी। कि आप बिजली के सर्विस में प्रीपेड चला रहे हैं, जबकि आपके पास प्रीपेड पोस्टपेड का एक बढ़िया मॉडल एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, उसको आजमाना चाहिए। और उसके बाद आप जिद पकड़ कर बैठ गए। जब लोगों ने कहना शुरू किया, अपोजिशन का आंदोलन शुरू होने की बात आई, तो आप जिद पकड़ लिए कि हम ये करके रहेंगे। जैसे आपने शराबबंदी में बिल्कुल। जिद पकड़ी हुई है, ऐसी जिद तो हम हुँ, बार बार करें कि आप शिक्षा के लिए क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, लोगों के रोजगार के लिए ऐसी जिद क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए ऐसी जिद क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। आप जमीन सर्वेक्षण का जिद पकड़ के बैठ गए जिससे लोगों को परेशानी हो। आप बिजली का हुँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जिद पकड़ के बैठ गए जिससे लोगों को परेशानी हो। आप हर वो चीज लेकर के बैठे हैं जिससे जनता को परेशानी हो। तो ये तो कोई सेन दिमाग का आदमी, जिसका एकदम सही समय सही दिशा में दिमाग काम कर रहा हो, ऐसा नहीं करता है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। सेकंड हैंड सूचना पर निर्भर होने का नीतीश कुमार का ये नुकसान है।
और ये अपनी पार्टी की कबर खोद रहे हैं वो इन सारे फैसलों से। चलिए आज की चर्चा के दूसरे पक्ष में चलते हैं। लालू यादव, देखिए जांच रिपोर्ट सबमिट हुई और कोर्ट में भी यह माना गया है, जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा, कि जो स्कैम है उसके मुख्य साजिशकर्ता लालू यादव हैं और न तेजस्वी बच सकते हैं, न तेज प्रताप बच सकते हैं, न उनके दूसरे परिजन बच सकते हैं। इसका मतलब लालू यादव और उनका पूरा कुनबा, पूरा परिवार एक बार फिर से घिरता दिखाई पड़ रहा है। जी। हाँ, ये तो अस्थायी घेराबंदी होगी ना ज्ञानेश्वर जी। आपराधिक मामलों में इसी तरह का होता है। हम लोग इसकी जमीन के बदले में नौकरी के मामले की सुनवाई चल रही है, पिछले कई महीनों से, बरसों से चल रही है। ये मामला बहुत पुराना है। अब जाकर के गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी लालू यादव के खिलाफ, और उसके बाद ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है विशेष अदालत में, उस चार्जशीट में उसने बहुत विस्तार से कहा है कि मूल साजिशकर्ता लालू यादव थे। उनको सारी चीजों की जानकारी थी। उनके वो जहां पहले रहते थे 1976 से ये आंकड़े निकाले गए कि 1976 में लालू यादव का परिवार कहाँ रहता था, और वहां के आसपास की जो जमीनें हैं वो जमीनें ली गई, लालू यादव ने ली नौकरी देने के बदले। और ये भी कहा गया कि ये बड़ी होशियारी से इस तरह से इसका ताना बाना बुना गया कि जमीन भले लालू यादव और उनके परिवार के नाम नहीं आए, लेकिन कंट्रोल उन्हीं का रहे। तो इसके लिए कई फर्जी कंपनियां खड़ी की गई और उसमें लेयर किए गए, सबको इतना लेयर बनाया गया ताकि कोई असलियत तक नहीं पहुंच सके। अब ईडी का दावा है कि वहां तक पहुंच गए, हम असलियत तक पहुंच गए। तो ये आरोप असली चीज होता है जिसके आधार पर आगे की सुनवाई होनी है। अब जब ट्रायल शुरू होगा तो लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, अब हमको पता है कि चारा घोटाले का केस 1996-97 में खुला था, और 97 से जाकर के अब 2010 में आकर के संभवतः 10 में पहली बार लालू यादव को सजा हुई। तो 13-14 साल के बाद उसमें सजा हुई। अब ये मुकदमा आज से मान लीजिए शुरू हो रहा है, तो लालू यादव तो अब उम्र हो गई, पता नहीं 15 साल बाद वो कहाँ रहेंगे, भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे। लेकिन उसके बाद उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें भी कम नहीं होने वाली। ये हर व्यक्ति इसमें फंसा रहेगा, और ये होगा कि कभी आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट है तो जांच स्लो हो गई, सुनवाई स्लो हो गई, जांच एजेंसी ने कुछ स्लो कर दिया, फिर कोई आपकी विरोधी सरकार आई तो जांच और तेज हो गई, एजेंसी ने उसमें सुनवाई में तेजी कर दी, आपको सजा हो गई। तो अब ये लंबे समय के लिए लालू प्रसाद का परिवार उस जमीन के बदले में नौकरी के घोटाले में फंस गया है, और हमको लगता है कि लंबे समय तक उसमें फंसे रहना होगा। उसमें तुरंत कोई राहत नहीं मिलने वाली है। चार्जशीट फाइल होने के बाद, और चार्जशीट में जिस तरह के डिटेल्स लिखे गए हैं, उस जमीन के तमाम उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन लोगों से जमीन ली गई है, और उन लोगों को नौकरी भी दिया गया। मतलब कॉर्पोरेटिंग एविडेंस है इस बात को। आप कह सकते हैं कि भाई ये संयोग है कि उनकी जमीनें आई और उनके परिवार में किसी को नौकरी मिली, लेकिन संयोग एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 7 है, बताया जा रहा है। ईडी ने लिखा है कि 7 जमीन ली गई। तो 7 बार संयोग नहीं हो सकता है ना। संयोग एक बार होता है, संयोग 2 बार घटित हो जाता है। 7 बार अगर संयोग है तो वो संयोग नहीं माना जाता है, फिर वो एक नियम बन जाता है। तो इस वजह से वहां इस मामले में अब लालू परिवार बुरी तरह से घिर गया है। अब आप भले कहते रहिए, जो अरविंद केजरीवाल ने एक फॉर्मूला बना दिया कि कोई आरोप लगे तो कह दीजिए कि हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, अपोजिशन की वजह से हमको फंसाया जा रहा है। लेकिन फंस तो आप गए, अपोजिशन की वजह से फंसे, या उससे जो भी परेशानी होती है अब उसका सामना करना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को भी करना पड़ेगा। ये लंबे समय के लिए एक मुश्किल बढ़ गई। चलिए, तो देखिए लालू परिवार के लिए लंबी मुश्किल है और लंबे समय तक सामना करना पड़ेगा, और उधर नीतीश कुमार का संकल्प, नीतीश कुमार के बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अरविंद केजरीवाल याद करें नीतीश कुमार और समझे कि क्या हुआ था दिल्ली में। तो आगे भी हम बिहार की चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।